हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की क्लास 8 के बारे में। ये हमारी जनरल मैनेजमेंट की क्लास 8 होगी और इसमें हम बात करेंगे आज जनरल मैनेजमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है वो है GAAP। तो इसका क्या मतलब होता है? तो आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत GAAP या इसको USGAAP भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय लेखांकन जो अकाउंटेंसी वगैरह का कार्य है के लिए लेखांकन सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं का एक सामान्य सेट है। ठीक है, तो इसके अब हम फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपने जान लिया कि ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर GAAP के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर GAAP का फुल फॉर्म होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, आर कॉमनली फॉलोड एंड एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस अडॉप्टेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म और इसके टर्म आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इन GAAP G स्टैंड फॉर तो जनरली, या पूछ ले के P स्टैंड फॉर तो प्रिंसिपल्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता है तो, और बाकी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है कि GAAP का अल्टरनेट कौन है, तो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसका आपको जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रेगुलेटेड बाय जो IFRS है ये रेगुलेट किया जाता है IASB के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो IFRS जो है वो रेगुलेट किया जाता है IASB द्वारा, और ये जो है ये अल्टरनेट है किसका, GAAP का। GAAP के जगह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये दोनों सिस्टम है ये डिफरेंट, इनमें रूल हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो प्रिंसिपल हैं। और जो GAAP है और IFRS है, हैव बीन ट्राइंग टू मर्ज दीज टू सिस्टम। ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये दोनों सिस्टम को क्या कर सकें, मर्ज कर सकें, मतलब एक बना सकें। तो ये आपको याद रखना है, इनके फुल फॉर्म GAAP के, IFRS के और IASB के। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं पर मिल जाएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें जो टर्म है वो किसके लिए, मतलब उन टर्म का फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से ये पूरा रहेगा। चलिए यहाँ पे आगे हम बात करें तो आज हम यहाँ पे कुछ MCQ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंट्रोल नियंत्रण हम समझेंगे कि क्या है। तो नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर होगा 4। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस है 4 स्टेप। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। तो यहाँ पर प्रथम चरण है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी प्रमापों का निर्धारण। ठीक है, इसका क्या होगा, प्रथम चरण होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात, ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है विचलन ब्लैंक प्रकार के होते हैं, जो डेविएशन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार के जो है डेविएशन है ये होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर है कि नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो यहाँ क्या है, सुधारात्मक कार्यवाही, यानी कि करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है, इसका प्रथम चरण क्या है और अंतिम चरण क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नियंत्रण देखने वाली प्रक्रिया है, तो क्या है, फॉरवर्ड या आगे। कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंट्रोल क्या है, तो एक आगे देखने वाली क्रिया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है 6 नंबर कि नियंत्रण एक जारी रहने वाली क्रिया है। तो ये क्या है कि कंट्रोल इज अ ब्लैंक प्रोसेस। तो नियंत्रण एक निरंतर या कंटिन्यूअस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस या निरंतर जारी रहने वाली क्रिया है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे बजट की। अब ये क्वेश्चन अभी नियंत्रण पर थे कि कंट्रोल क्या होता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन टाइप वगैरह। यहाँ पर हम बात करेंगे बजट, ये भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए।
तो बजट प्रबंधन क्या है? तो बजट प्रबंधन का एक ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है? वित्तीय विवरण। बजट जो है वो प्रबंधन का, या बजट इज आ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आगे अगर हम बात करें तो बजटरी नियंत्रण प्रबंधन का ब्लैंक नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न, ठीक है। बजटरी नियंत्रण प्रबंधन का स्थानापन्न नहीं है। बजटरी कंट्रोल इज नॉट आ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये सब्स्टिट्यूट हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न। यहाँ पर आगे बात करें तो बजट एक ब्लैंक अवधि के लिए तैयार किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो डिफाइनाइट या निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, जैसे 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट अपने जैसे ऑल इंडिया में यहाँ पेश किया जाता है तो ये पूरे साल के लिए, जैसे 2021 के लिए बजट पेश किया जाता है। इस टाइप से जो बजट रहते हैं ये पेश किए जाते हैं। और यहाँ पे अर्धवार्षिक, 6 माही और सालाना, इस टाइप से भी जो बजट वगैरह है ये पेश किए जाते हैं कि 3 महीने का बजट इतना रहेगा, फिर अगले 6 महीने के लिए बजट इतना। तो इस टाइप से बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है? एक टाइप से अपकमिंग जो साल है हमारा उसके लिए पेश किया जाता है कि ये कार्य होंगे। उन एस्टीमेट बना लेते हैं कि पूरे साल में इतने करोड़ रुपए या इतना अमाउंट जो है खर्च किया जाएगा और किस किस कार्य के लिए कितना अमाउंट लगेगा, जैसे कृषि विकास कार्य में, एजुकेशन में, रोजगार दिलाने में, इस टाइप से लोगों की सहायता करने या जो बिल्डिंग वगैरह क्रिएट करने के, तो किस कार्य में जो गवर्नमेंट है वो सरकार है वो बजट मतलब अमाउंट खर्च करेगी अपकमिंग ईयर के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एस्टीमेट बनता है, इसको हम बोलते हैं बजट। चलिए आगे हम बात करें तो जो बजट है ये क्या होता है? निश्चित अवधि या डिफाइनाइट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इनको देखना है। आगे यहाँ पर है कि अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्लैंक पीरियड। तो बजट जो है ये कितने पीरियड के लिए तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लॉन्ग या लंबी अवधि के लिए तैयार किया जाता है। जनरल मैनेजमेंट की 300 क्वेश्चन की सीरीज़ ईबुक कंप्लीट करी है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। जब आप परचेज़ करते हैं तो आप लोगों के सामने जैसे ही PDF ओपन होती है ईबुक, आपको उसको डाउनलोड और सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज़ करना है। इसमें 300 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये अवेलेबल है। तो आप लोग जाकर ज्वाइन इसको करें और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगर आप लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 1, 3 वगैरह की भी वैकेंसियाँ आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना, तो इससे जो 25 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है 2-3 बार, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका इससे कवर हो जाएगा। और साथ में कंप्यूटर के लिए भी मैंने 1000+ MCQ की सीरीज़ तैयार करी है, तो इसमें आपको 1000+ MCQ मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड इसमें भी क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए, सब इंजीनियर, कृषि विभाग भर्ती परीक्षा और ITI TO वगैरह में, कोपा ट्रेड से, और जो लोग CPCT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का कलेक्शन है। तो आपको ये भी PDF आपको 2-4 बार आपको अच्छे से पढ़ लेनी है पूरे क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे 14 आते हैं सब इंजीनियर वगैरह में, और आपके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे इससे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 10th नंबर की, तो बजट प्रबंधकीय नीति का ब्लैंक विवरण होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो बजट प्रबंधकीय नीति के कार्य का विवरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं? वित्तीय अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल।
ठीक है। वित्तीय अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं वित्त जो है वो। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि बजट ब्लैंक प्रकार के होते हैं। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। ठीक है। बजट आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये आपको पूरी सीरीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो अब हम यहाँ पे जो हमने कंट्रोल पढ़ा था उसके थोड़ा सा टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर है व्यावसायिक संस्थाओं में नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन अनेक विधियों का प्रयोग में लाए जाते हैं। नियंत्रण की विभिन्न तकनीकी और विधियों को भागों में किया जा सकता है। तो ये इनकी विधियां हैं नियंत्रण कंट्रोल करने की, कि जो नियंत्रण है या कंट्रोल है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है। कौन सी इसमें जो मेथड है वो अप्लाई करें। तो यहाँ पर एक है परंपरागत नियंत्रण टेक्निक है यानी ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक, और एक है मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे परंपरागत या ट्रेडिशनल जो टेक्निक है। ठीक है। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक, इसमें हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टर्म। ठीक है। यहाँ पर है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर है सम विच्छेद बिंदु प्रबंधकीय नियंत्रण में प्रयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर या मात्रा तक क्रय करने या उत्पादन करने पर हानि होती है और किस स्तर या मात्रा के बाद लाभ होने लगता है। विक्रय अथवा उत्पन्न की वह मात्रा जिस पर न लाभ होता है न हानि होता है उसे हम सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना कि विक्रय मतलब कि खरीदारी के लोग जिस पॉइंट तक खरीदेंगे, जिस पॉइंट तक मतलब कि अपन को ना तो उस प्रोडक्ट पे लाभ हो ना हानि हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सम विच्छेद बिंदु। ठीक है। विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर न लाभ होता है न हानि, उसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर कुल आय जो हमारी है, रेवेन्यू है, कुल लागत के बराबर होती है। जितनी भी कुल आय होगी वो क्या होगी? कुल लागत के बराबर होगी, कि जितना हमारी रेवेन्यू जो जनरेट हुई है, आय आई है, उतना ही हमारा इसमें लगा था। सपोज आपने किसी प्रोडक्ट पर, मैं मिनिमम ले रही हूँ, 10 रुपए खर्च किया है। ठीक है। और 10 रुपए का ही वो माल बिक गया है, 10 रुपए तक का। तो अब यहाँ पर क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाती है। तो जिस पॉइंट पर ये हो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके बाद आपका प्रोडक्ट फिर और बेचा गया, मान लो कि फिर 1 मंथ बाद 5 रुपए का और अर्निंग आपको आ गई, तो ये आपका जो प्रॉफिट है ये क्या हो गया? ये बढ़ गया। और आपका जो आपने लगाया था अमाउंट, वो तो आपका कितना था? 10 रुपए था। ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट होने लगेगा इस पॉइंट के बाद। तो इस जो पॉइंट है जहाँ पर आपको न लाभ हो, जहाँ तक न हानि हो, सपोज ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ तक आपको कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होने लगेगा। या फिर उसके बाद मतलब कि देखते हैं कि अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, तो ये यहाँ से पता चल जाता है। और हानि ऐसा कि जब तक आपका प्रोडक्ट का आपका जो पॉइंट नहीं निकला है। ठीक है। सपोज ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आपने बेचना शुरू किया, अभी आपका मान लो 10 रुपए तक आपकी लागत है और अभी 5 रुपए का ही प्रोडक्ट बिका है। तो यहाँ पर आपको क्या है? अभी लॉस में चल रहा है कि आपने 10 रुपए लगाए और आपको मिले 5 रुपए हैं। तो जिस पॉइंट पर आपको आपका जो रेवेन्यू है, जितनी आपने लागत लगाई है उतना अमाउंट मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। तो ये इसीलिए ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस बिंदु से क्रय विक्रय अथवा उत्पादन करने या हानि होती है, और यदि बिंदु से विक्रय अथवा उत्पन्न अधिक किया जाता है तो लाभ होगा। ठीक है। और इस बिंदु अथवा सीमा की गणना गणित के माध्यम से भी की जाती है, और इसमें लाभ का ग्राफ प्रॉफिट ग्राफ भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इसको। और क्या कहते हैं? लाभ का ग्राफ या प्रॉफिट ग्राफ भी कहते हैं। और यह चार्ट द्वारा दिखाने पर सम विच्छेद चार्ट ब्रेक इवन चार्ट कहलाता है। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट करें ग्राफ के माध्यम से, तो वो प्रॉफिट ग्राफ कहलाता है। ठीक है। और साथ में ब्रेक इवन चार्ट भी कहलाता है। आगे हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कि ये जो है इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो सम विच्छेद की गणना निम्नलिखित सूत्र या फॉर्मूले द्वारा की जा सकती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप उसका फिक्स्ड कॉस्ट तो रखते ही हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपका, जैसे एक्स आपका कोई फिक्स्ड कॉस्ट हो गया तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पर आप कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तो हम इससे समझ लेंगे। जैसे एक खिलौने निर्माण करने वाली कंपनी अपने सम विच्छेद बिंदु को जानना चाहती है, तो उसके उत्पादन की स्थायी लागत फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 वार्षिक है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इतना उसका उत्पादन की जो लागत है वो लग जाती है, तथा इसकी परिवर्तनशील लागत जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, प्रति इकाई वो 6 रुपये है, ठीक। तो वह उसे ₹10 के हिसाब से बेचती है और ये इतने से बेचेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम यहाँ पर क्या लिख दें कि उसका जो वार्षिक है ये 50,000 रुपये है, और यहाँ पे प्राइस क्या है उसने 10 रुपये रखी, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है 6 रुपये है, कि ये चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा इसको हम कर सकते हैं। तो इससे हम अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इसका इन यूनिट में निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितने यूनिट हमने इसमें बेची या प्रॉफिट कितने यूनिट हम इसमें बेच रहे हैं और कितने यूनिट पर हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, कितने यूनिट बेचने पर, ठीक। तो ऐसे हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 50,000, इस टाइप से जो हमारा रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। चलिए आगे जो है इसका टॉपिक और उसको हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।